नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में बहादुर कहानी पढ़ने जा रहे हैं, जो कि कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में है और जिसके लेखक हैं अमरकांत जी। तो चलिए बेटा, वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए बेटा, कहानी से संबंधित जो प्रश्न आते हैं बोर्ड परीक्षा में, वो सारांश के होते हैं और उद्देश्य के। या तो कहानी का सारांश पूछ लिया जाता है या उद्देश्य पूछ लिया जाता है। हम आपको कहानी पढ़ा के और समझा के कोशिश कर रहे हैं कि आपको कहानी कंठस्थ हो जाए। आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे ताकि कहानी आपको अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए बेटा, प्रारंभ करते हैं। बहादुर कहानी का सारांश। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कथाकार अमरकांत द्वारा लिखित कहानी बहादुर वस्तुतः एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिजनों द्वारा किए जाने वाले अत्यधिक कठोर एवं असभ्य व्यवहार पर आधारित है। अमरकांत हिंदी के उन कहानीकारों में से हैं जिन्होंने अपनी कहानियों में मध्य एवं निम्न वर्ग के प्रति सामाजिक जीवन की अमानवीय स्थितियों को एक यातनागर के रूप में प्रस्तुत किया है। तो देखिए बेटा, यातनागार का मतलब होता है कि इसमें जो एक शब्द दिया हुआ है ये यातनागार, ये देखिए आप, यातनागार। यातनागार का जो यातनाएं हुई हैं, ये कहानी बेटा एक मध्यवर्गीय परिवार पर आधारित है। जो परिवार मध्य से ऊपर स्तर पर उठना चाहता है, और उसकी पहचान वो क्या करता है कि उन लोगों के घर में जो मध्यवर्गीय परिवारों से ऊपर के परिवार होते हैं, उन लोगों में नौकर रहता है। अब नौकर के साथ वो कैसा व्यवहार करते हैं, इस व्यवहार को दर्शाते हुए और एक बच्चा अपना बचपन किस तरह से बचाता है, उस बात को बताते हुए अमरकांत जी ने इस कहानी को बखूबी लिखा है। तो चलिए बेटा, प्रारंभ करते हैं। पहले मैंने कोशिश की है कि आपको ये पूरी तरह से कहानी समझ में आ जाए, उसके अनुसार मैंने यहाँ पात्रों के अनुसार कहानी का बंटवारा किया है। देखते हैं। बहादुर को देख लेखक के मन में नौकर रखने की आवश्यकता का अनुभव हुआ। तो एक दिन क्या होता है, एक दिन लेखक के साले साहब एक नेपाली लड़के को लेकर लेखक के घर आते हैं। उसकी उम्र 12-13 वर्ष के लगभग थी। ठिकना, चकाइट शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह। वह सफेद नेकर, आधी भांति सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने खड़ा था। उसे देखते ही लेखक को स्मरण हुआ कि उसके सभी भाई और रिश्तेदारों के यहाँ पर नौकर है। दोनों भाभियां रानी की तरह बैठकर चारपाई तोड़ती रहती हैं, जबकि उसकी पत्नी निर्मला सुबह से शाम तक घर के कामों में व्यस्त रहती है। यह सोचकर लेखक का मन ईर्ष्या से जल उठा तथा निर्मला भी हर वक्त नौकर रखने की रट लगाए रखती थी। यही स्मृति बहादुर को देखकर लड़के को नौकर रखने की आवश्यकता का अनुभव करवाती है। एक दिन क्या होता है, जो लेखक होता है उसके जो साले होते हैं, जो पत्नी थी लेखक की, उसके भाई जो थे, एक दिन एक लड़की को लेके आते हैं जो कि नेपाली लड़का होता है, और उसे कहते हैं कि भाई साहब आप इसे जिया जी आप इसे नौकर रख लीजिए। तो जैसे ही वो उस लड़के को देखता है, वो छोटा सा गोरे से रंग का लड़का जिसने सफेद निक्कर और सफेद कमीज पहनी हुई होती है, वो सोचता है कि जो मेरे बाकी भाई और रिश्तेदार हैं, सभी के घर में नौकर है और उनकी पत्नियां रानी की तरह बैठी रहती हैं और राज करती हैं। केवल एक मेरा ही घर ऐसा है जिसमें नौकर नहीं है और मेरी पत्नी सारा दिन काम करती है। वो ये सब सोच के फिर उसे याद आता है कि उसकी पत्नी हमेशा कहती रहती है कि सभी लोगों के यहाँ पे नौकर है, आप भी एक नौकर रख लीजिए। तो उसे याद आता है कि मुझे नौकर रख लेना चाहिए। तो अब देखते हैं साले साहब द्वारा लेखक व उसके परिवार को बहादुर का परिचय देना। अब जो साले साहब थे लेखक के, वो उस छोटे बच्चे का परिचय देते हैं परिवार को। साले साहब लेखक व उसके परिवार को बहादुर का परिचय देते हुए कहते हैं, यह एक नेपाली बालक है जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था तथा इसके पिता युद्ध में मारे जा चुके हैं। घर परिवार का भरण पोषण इसकी मां करती है। वे चाहती थी कि लड़का घर के कामकाज में हाथ बटाए, परंतु शरारती प्रवृत्ति के कारण इसने एक बार उसकी भैंस को बहुत मारा, जिसको उसकी मां बहुत प्यार करती थी। इसलिए मां ने इसे बहुत मारा, जिसकी वजह से इसका मन मां से कट गया और एक दिन यह मां के रखे रुपयों में से 2 रुपए निकालकर वहां से भाग आया। तो बताता है कि जो लड़का है ये एक नेपाली बालक है जिसका घर है वो कहाँ है, नेपाल और बिहार की सीमा पर, और इसके पिता युद्ध में मारे जा चुके हैं। इसके घर का जो भरण पोषण है वो इसकी माँ करती है, गाय भैंस चराती है, और वो चाहती है कि ये लड़का उसके घर के काम में उसकी मदद करे, लेकिन ये थोड़ा शरारती है। इस वजह से इसने उसी भैंस को मारा जो भैंस इसकी माँ की बहुत ज्यादा प्रिय थी, जिस भैंस को इसकी माँ बहुत प्यार करती थी। तो उसके ऊपर गुस्सा होकर इसकी माँ ने इसे बहुत मारा, और क्या हुआ
कि इसका मन अपनी माँ के प्रति कट गया, मतलब इसे क्रोध आने लगा अपनी माँ पर, और जो इसकी माँ ने पैसे रखे हुए थे उन पैसों को लेकर ये अपने घर से भाग आया। अब देखते हैं कि लेखक तथा उसकी पत्नी निर्मला द्वारा बहादुर को नौकर बहादुर बनाने की प्रक्रिया समझाना। अब लड़का निर्मला के घर आ गया, लेखक के घर आ गया। अब निर्मला क्या करती है, वो देखती है कि जो लेखक है उसके मन में भी आ रहा है कि क्यों ना मैं भी एक नौकर रख लूं। अब वो उस नौकर को, उस लड़के को क्या बनने की, नौकर बनने की प्रक्रिया को समझाती है। कहती है, लेखक द्वारा लड़के का नाम पूछने पर वह अपना नाम दिल बहादुर बताता है। लेखक उसे अपने घर में नौकर बनाकर रखने के फायदे बताते हुए कहता है कि तुम अपनी सभी शरारतें छोड़कर ढंग से काम करना और इस घर को अपना ही घर समझना। हमारे घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते हैं वही नौकर चाकर खाते पहनते हैं। यदि तुम हमारे घर में रह गए तो सभ्य बन जाओगे और घर के और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाओगे और तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। तो लेखक उससे उसका नाम पूछता है, बच्चा नाम बताता है दिल बहादुर। तो वो कहता है कि देखो, हमारे घर में नौकरी करने के तुम्हें बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा क्या है, बस तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक तो अपनी शरारत छोड़नी पड़ेगी। उससे पहला फायदा तुम्हें क्या होगा, तुम हमारे साथ ही रहोगे और हमारे साथ ही हमारे जैसा खा भी पाओगे, पहन भी पाओगे और एक सभ्य लड़के बन जाओगे और घर के बाकी लड़कों की तरह तुम्हें भी पढ़ाया लिखाया जाएगा। अब निर्मला भी उसे नौकर बनाने से पहले घर के कुछ व्यवहारिक उपदेश देती हुई कहती है कि इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं, कि यहाँ पे बहुत बेकार बेकार से लोग रहते हैं। ना तो तुम्हें किसी के घर जाना है और ना ही किसी का कोई काम करना है, कि तुम्हें किसी के घर भी नहीं जाना है और किसी का कोई काम भी नहीं करना है। कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो अभी आता हूं कहकर खिसक जाना है। तुम्हारे घर के सभी सदस्यों से आदर व सम्मान से बोलना होगा। वो कहता है कि तुम्हें घर के सभी सदस्यों से किससे, आदर और प्यार से बोलना होगा तथा अपनी हिदायतें समाप्त करते हुए बड़ी ही उदारता के साथ वह उस लड़के के नाम में से दिल हटा देती है। अब वो कहती है कि इसका नाम हम दिल बहादुर नहीं, सिर्फ बहादुर रखते हैं। अब उसका नाम केवल बहादुर ही बचा था। बहादुर का परिश्रम व हंसमुख स्वभाव। अब देखिए, वो बहादुर जब वहां रह के काम करने लगा तो उसका स्वभाव वो कैसा हो गया था। बहादुर अत्यंत परिश्रमी लड़का है जो अपनी मेहनत से पूरे घर को न केवल साफ सुथरा रखता है बल्कि घर के सभी सदस्यों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। उसके आने से परिवार के सभी सदस्य बड़े ही आराम तलब एवं कामचोर व आलसी बन जाते हैं। इतना काम करने के बावजूद वह हमेशा हंसता रहता है। हंसना और हंसाना मानो उसकी आदत बन गई थी। वह रात में सोते समय कोई न कोई गीत अवश्य गुनगुनाता था। अब बहादुर वहां रहने लगा। देखते हैं कि बहादुर बड़ा ही परिश्रमी बच्चा है। वो बहुत मेहनत करता है, घर को पूरा साफ सुथरा रखता है, बहुत मन लगा के काम करता है। अब क्या होता है कि घर के सारे काम बहादुर करने लगता है तो घर के जितने बाकी सदस्य हैं, मतलब बच्चे बच्चे होते हैं, वो सब आलसी बन जाते हैं क्योंकि सारे काम तो बहादुर कर दिया करता था। जो उनके बच्चे होते हैं वो भी अपना काम बहादुर से ही कराने लगते थे। अब बहादुर की एक आदत थी कि वो हमेशा हंसता रहता था, गुनगुनाता रहता था और जब सोता था तो गाने जरूर गाता था। बहादुर के प्रति किशोर का दुर्व्यवहार। अब जो किशोर था वो लेखक का बेटा था। एक दिन क्या होता है, निर्मला का बड़ा लड़का किशोर एक बिगड़ा हुआ लड़का था। निर्मला कौन थी, लेखक की पत्नी, ठीक है, जो शान शौकत तथा रोब में रहना पसंद करता है। वह अपने सारे काम बहादुर को सौंप देता है। यदि बहादुर उसे काम से थोड़ी सी भी लापरवाही करता है तो वह बहादुर को गालियां देता है तथा छोटी छोटी गलती पर बहादुर को पीटता भी है। अब वो अपने सारे काम किससे करवाता है, बहादुर से करवाता है, क्योंकि वो अपने आप को मालिक समझता है और बहादुर को क्या समझता है, नौकर समझता है। उसकी छोटी छोटी गलतियों पर उसे मारता है, उसे पीटता है और उसे गालियां भी देता है। बहादुर पीटकर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता है और कुछ देर बाद फिर घर के कामों में पूर्ववत जुड़ जाता है। अब बहादुर जैसे ही पीटता है थोड़ी देर के लिए वो गुस्सा आता है, कोने में खड़ा हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से काम करने में लग जाता है। एक दिन किशोर बहादुर को सुअर का बच्चा कह देता है जिससे उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंच जाती है। अब एक दिन किशोर, लेखक का और निर्मला का जो बेटा होता है, क्या करता है, उसे सुअर का बच्चा कह देता है। अब सुअर का बच्चा कहने से उसे लगता है कि शायद ही मेरे पिता को गाली दे रहा है और उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंच जाती है और वह किशोर का काम करने से मना कर देता है। उसे गुस्सा आता है, वो कहता है अब मैं आपका काम नहीं करूंगा। उसने लेखक के पूछने पर रोते हुए बताया कि बाबूजी, भैया ने मेरे मरे हुए बाप को क्यों लाकर खड़ा किया। वो कहता है कि जो भैया है वो मुझे गाली देते थे, मेरे जो पिताजी मर गए हैं उसे इन्होंने क्यों सुअर का, उसने कहा ना सुअर का बच्चा, यानी कि पिता सुअर थे तभी तो वो सुअर का बच्चा हुआ, तो उसे इस बात का बुरा लग जाता है। इतना कहकर वह रो पड़ता है। अब बहादुर के प्रति निर्मला का व्यवहार बदल जाता है जब उसे देखता है कि निर्मला देखती है कि इसकी मेरे बेटे से लड़ाइयां हो रही है, जिसकी वजह से लेखक भी थोड़ा बहुत उसे डांट दिया करता होगा, तो उसे लगता होगा कि इस वजह से मेरे बेटे को डांट पड़ रही है, तो उसका व्यवहार उसके प्रति बदल जाता है।
निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती है, इसलिए वह रोटी बनाने का काम बहुत बहादुर से ना करवाकर स्वयं करती है। परंतु मोहल्ले की किसी औरत ने उसे भड़का दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद बहादुर से कहे कि वह अपनी रोटी खुद बना लिया करे। अब जो निर्मला है वो रोटी बहुत अच्छी बनाती है और पतली पतली बनाती है, तो सबके लिए रोटी वही बनाती है, वो बहादुर से रोटियां नहीं बनवाती है। लेकिन मोहल्ले की एक लेडी थी जिसने उससे बोला कि भाई देखो, तुम ना सबकी रोटियां बना लिया करो लेकिन अपने नौकर की रोटी मत बनाया करो, तो वो अपनी रोटी खुद बनाया करेगा। यदि यदि नौकरों को पतली पतली रोटी बनाकर खिलाओगी तो उसकी आदतें खराब हो जाएगी। वो उससे बताती कि भाई यदि तुम अपने नौकर को ऐसे पतली पतली रोटी बना के खिलाओगी अच्छी अच्छी, तो उसकी तो आदतें खराब हो जाएंगी। निर्मला के दिमाग में उस औरत की बात घर कर जाती है। अब निर्मला सोचती शायद ये औरत ठीक कह रही है। अब वह बहादुर के लिए रोटियां सेकना बंद कर देती है, लेकिन बहादुर भी अपने लिए रोटियां नहीं सेकता। अब वो कहती है कि ठीक है बहादुर, मैं तेरे लिए रोटियां नहीं सेका करूंगी तो अपनी रोटियां खुद सेका कर। लेकिन बहादुर भी पूरा चंट होता है। बहादुर कहता है ठीक है, मैं अपनी रोटी सेकता ही नहीं है जब आप रोटियां नहीं सेकेंगे। निर्मला कई बार उसे रोटियां सेकने के लिए कहती है, परंतु बहादुर रोटियां बनाने के लिए मना कर देता है। निर्मला का गुस्सा बढ़ जाता है और वह लपक कर उसके माथे पर 3 थप्पड़ जड़ देती है। अब निर्मला जब उसे बार बार कहती है रोटी बनाओ रोटी बनाओ, बहादुर मना कर देता है, देखो रोटी मैं नहीं बनाऊंगा। निर्मला को बड़ी तेज गुस्सा आता है, देखो ये हमारा नौकर है और हमारी बात नहीं मान रहा है। वो जाता है और उसके 3-4 थप्पड़ लगा देती है। निर्मला बहादुर से चिढ़ जाती है। अब वह हर छोटी गलती पर उसे मारती व गालियां देने लगती है। अब निर्मला क्या करती है, वो बहादुर से चिढ़ने लगती है। अब छोटी से छोटी गलती पर वो बहादुर को मारती है और पीटती है। अब एक दिन क्या होता है, निर्मला के रिश्तेदार द्वारा बहादुर पर चोरी का आरोप लगाना। एक दिन क्या होता है कि निर्मला के रिश्तेदार आते हैं। तो क्या होता है, एक दिन निर्मला के रिश्तेदार अपने पूरे परिवार के साथ उसके घर आते हैं। चाय नाश्ते के बाद बातचीत के दौरान अचानक रिश्तेदार की पत्नी अपने 11 रुपए खो जाने की बात कहती है। देखिए बेटा, इस समय में 11 रुपए कुछ नहीं है। जब लेखक ने एक कहानी लिखी होगी उस समय में 11 रुपए बहुत कुछ हुआ करते थे, ठीक है। तो वो कहती है कि भाई मेरे 11 रुपए खो गए हैं। रिश्तेदार की पत्नी कहती है कि भाई मेरे 11 रुपए खो गए हैं। सभी बहादुर पर संदेह करते हैं। बहादुर लगातार मना करता है कि मैंने रुपए नहीं लिए, फिर भी उसे डराया धमकाया जाता है। घर में जो नौकर होता है ये हमारे समाज की व्यवस्था है बेटा, कि जब भी कुछ सामान खोता है ना सीधा शक नौकर पे ही जाता है कि इसने ही किया होगा। तो वो लोग भी वो 11 रुपए का शक बहादुर पे ही करते हैं, क्योंकि बहादुर उनका नौकर होता है। किसने लिए होंगे। बहादुर बहुत मना भी करता है लेकिन उसके बाद भी उसे डराते धमकाते हैं तथा लेखक द्वारा पीटा भी जाता है। इसके बाद निर्मला भी उसे डांटती धमकाती है तथा 2-4 तमाचे भी जड़ देती है। तब भी बहादुर अपने निर्दोष होने की बात कहता है। निर्मला भी उसे मारती है, 2-4 तमाचे उसके मारती है, उसे लेखक भी मारता है, लेकिन उसके बाद भी वो बच्चा अपनी बात पे अडिग रहता है कि मैंने पैसे नहीं लिए हैं, परंतु उसकी बात का कोई विश्वास नहीं करता है। अब क्या होता है देखिए इसका परिणाम, घर के सभी लोगों का बहादुर के प्रति कटुतापूर्ण व्यवहार। अब सभी लोग बहादुर के प्रति बुरा व्यवहार करने लगे थे। चोरी की घटना के बाद घर के सभी सदस्य बहादुर को घृणा व संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं और उसे कुत्ते की तरह दुत्कारने लगते हैं। बहादुर भी अब उदास रहने लगता है। अब उसके मन में घर वालों के प्रति कोई अपनापन व लगाव न रहा। बहादुर को अब पहले की अपेक्षा अधिक डांटा मारा जाता है। अब जब से चोरी वाली घटना हुई तब से बहादुर को बहुत डांटा फटकारा जाने लगा। अब बहादुर को भी उन लोगों से लगाव खत्म हो गया था, क्योंकि बहादुर को बहादुर की माँ ने मारा था। तो बहादुर को अपनी मम्मी से घृणा हो गई और वो घर छोड़ के आ गया। बहादुर को लगा कि ये लोग भी तो मेरे साथ वही कर रहे हैं जो मेरी माँ ने किया। उन्होंने भी मेरा बचपना नहीं समझा, ये लोग भी नहीं समझ रहे, मुझे गालियां देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। तो बहादुर का लगाव भी धीरे धीरे खत्म हो गया। बहादुर को अब पहले की अपेक्षा अधिक डांटा मारा जाता था। अब उसे ज्यादा डांटा और मारा जाने लगा। चोरी की घटना के बाद से उसे अब गलतियां व भूले भी अच्छा सॉरी उससे अब गलतियां व भूले भी अधिक होने लगी थी, क्योंकि जब जिस बच्चे को आप हमेशा डांटते रहोगे, कुछ कुछ कहते रहोगे, तो वो बच्चा फिर हमेशा उदास रहेगा और कोई काम ध्यान से भी नहीं करेगा, जिस कारण अब वह काम में भी लापरवाही करने लगा था। अब क्या होता है कि इन सब चीजों के चलते हुए बहादुर का मन बिल्कुल खट्टा हो जाता है और बहादुर घर से भाग जाता है। तो हेडिंग है हमारी बहादुर का घर से भाग जाना। एक दिन उसके हाथ से सिल छूटकर गिर गई और उसके 2 टुकड़े हो गए। पिटाई के डर से तथा लोगों के क्रूर एवं असभ्य व्यवहार से तंग आकर वह अपना सारा सामान घर में ही छोड़कर कहीं चला जाता है। निर्मला, उसके पति व किशोर को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। अब बहादुर क्या करता है, एक दिन उसके हाथ से ना सिल छूट जाती है और सिल के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो बहादुर को लगता है कि सिल तो पूरा टूट ही गया है, ये लोग मुझे मारेंगे पीटेंगे फिर मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। तो बहादुर क्या करता है, उनकी इस चीज से तंग आकर वो घर छोड़ के फिर भाग जाता है।
लेकिन जैसे ही वो जाता है, सब लोगों को वापस से अपने काम पूरे पूरे करने पड़ते हैं। निर्मला फिर पूरे दिन काम में लगे रहते हैं, बच्चों को भी अपने काम करने पड़ते हैं। और बाद में उन्हें पता भी चलता है कि शायद वो ईमानदार था और उसने पैसे नहीं चुराए थे। अब सबको उसकी ईमानदारी पे विश्वास हो जाता है। वे जानते थे कि रिश्तेदार के रुपए उसने नहीं चुराए थे। अंत में सभी बहादुर पर स्वयं द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए पश्चाताप करने लगते हैं। और सभी क्या करते हैं, क्योंकि अब तो बहादुर जा चुका था, बहादुर अब घर छोड़ के चला गया था, तो सभी लोग अपने किए गए असभ्य व्यवहार पर पश्चाताप करने लगते हैं। उन्हें दुख होने लगता है कि उन्होंने बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो इसके साथ ही बेटा ये बहादुर की पूरी कहानी खत्म हो जाती है। आप इसे 2 बार सुनोगे, बहुत बड़ी नहीं है। 2 बार सुनोगे आपको पूरी कंठस्थ हो जाएगी, बोर्ड एग्जाम में आपके बहुत फायदा देगी। तो बेटा अब से हमारी 12th और 10th क्लास की सारी वीडियोस आपको एजुकेशन नूक चैनल पे मिलेंगी। आप एजुकेशन नूक को ही सर्च करना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एजुकेशन नूक। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।